Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 12 एटम्स की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हाँ, और हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। मैंने हमेशा सोचा है कि ये जो नियॉन साइंस होते हैं, हाँ, वो अलग अलग रंग की रोशनी कैसे देते हैं? कोई साइन एकदम लाल होता है, कोई नीला, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यही लगता था कि शायद वो अलग अलग रंग का ग्लास इस्तेमाल करते होंगे। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। असल में ग्लास का इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर सारा कमाल उस ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस का है। हर गैस का एटम एक तरह से उसका अपना एक सिग्नेचर कलर होता है। वाओ, ये तो सरप्राइजिंग है। मतलब रंग गैस पर डिपेंड करता है, ग्लास पे नहीं। एग्जैक्टली। एक और एग्जाम्पल देता है। जब हम कभी कभी गैस पर नमक गिरा देते हैं तो फ्लेम का रंग कैसा हो जाता है? पीला, एकदम येलो हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर उसी आग में कॉपर का तार डालें तो फ्लेम नीली हरी हो जाएगी। ये सब उस एलिमेंट के एटम के अंदर का खेल है। ठीक है, तो इस खेल का मतलब इस चैप्टर का कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया ये है कि एटम्स, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सॉलिड गेंदें नहीं हैं। सॉलिड नहीं है? नहीं, उनका ज्यादातर हिस्सा खाली है। सेंटर में एक बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूमते हैं। ये तो सोलर सिस्टम जैसा लग रहा है। न्यूक्लियस मतलब सूरज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्लैनेट्स। बिल्कुल, एनालॉजी तो यही है, पर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और इसी ट्विस्ट ने 19वीं सदी के फिजिक्स को हिलाकर रख दिया था। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? देखो, उस समय के लॉज, जिन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो प्लैनेट्स की मोशन तो परफेक्टली बता सकते थे, पर एटम्स पर फेल हो गए। फेल हो गए मतलब? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेट करता है, मतलब गोल गोल घूमता है, हाँ, तो उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, लाइट की तरह। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोता रहेगा तो क्या होगा? तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। हाँ, और स्पाइरल करते हुए 1 सेकंड से भी कम में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। 1 सेकंड से भी कम में? इसका मतलब तो हर एटम को इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाना चाहिए, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, यही वो पैराडॉक्स था। हमारे फंडामेंटल लॉज कह रहे थे कि एटम स्टेबल हो ही नहीं सकते, जबकि हम जानते हैं कि एटम्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टेबल हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकला? एटम्स कोलैप्स क्यों नहीं होते? सोल्यूशन एक शब्द में है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन? ये क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन्स इस सीढ़ी पर हैं। रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सीढ़ी के डंडों पर ही खड़ा हो सकता है। मतलब वो दो डंडों के बीच हवा में नहीं रह सकता? एग्जैक्टली, यही क्वांटाइजेशन है। एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, वो फिक्स्ड पैकेट्स या लेवल्स में है। 1 मिनट, लेकिन ये तो बहुत अजीब है। जब इलेक्ट्रॉन एक रंग से दूसरे पे जंप करता है तो बीच के स्पेस में वो कहाँ होता है? क्या वो टेलीपोर्ट करता है? तुमने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे ब्रिलियंट और सबसे वियर्ड पार्ट है। जवाब है, वो बीच में कहीं नहीं होता। कहीं नहीं होता? मतलब? इट जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम वन लेवल एंड रीअपियर्स एट अनदर इंस्टेंटली। दैट इज ट्रूली वियर्ड। तो ये जो नियॉन साइंस के रंग हैं, उनका इन जंप्स से क्या कनेक्शन है? देखो, जब बाहर से एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो जंप करके किसी ऊपर वाले रंग पर चला जाता है। ठीक है। लेकिन वो वहां अनस्टेबल होता है, और थोड़ी देर बाद जब वो वापस नीचे के रंग पर गिरता है तो वही एनर्जी एक लाइट फोटोन के रूप में बाहर निकाल देता है। अच्छा, तो उस फोटोन का कलर उस जंप के साइज पर डिपेंड करता है। हर जंप एक स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, और वही एनर्जी डिफरेंस लाइट का कलर डिसाइड करता है। तो मतलब छोटा जंप तो रेड लाइट और बड़ा जंप तो ब्लू लाइट। परफेक्ट। अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कहानी की शुरुआत कैसे करता है। ये आइडिया वैज्ञानिकों तक पहुंचा कैसे? Okay, reads from NCERT. The first model of atom was proposed by J.J. Thomson in 1898. According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom, and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. हाँ, तो पहला मॉडल था थॉमसन का। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग या तरबूज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है
और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीजों की तरह धंसे हुए हैं। बिल्कुल। पर ये मॉडल तो एटम को एक सॉलिड स्फीयर की तरह दिखा रहा है। और हमने अभी क्या सीखा? कि एटम तो ज्यादातर खाली होता है, तो मतलब ये मॉडल गलत था। पूरी तरह गलत। असली कहानी शुरू हुई अर्नेस्ट रदरफोर्ड के फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फायर किए थे, है ना? करेक्ट। और थॉमसन के मॉडल के हिसाब से उन्हें लगा था कि सारे पार्टिकल्स फॉइल से सीधे पार निकल जाएंगे। और ज्यादातर निकले भी। ज्यादातर मतलब सब नहीं। यहीं पर ट्विस्ट आया। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स बहुत कम, करीब 8000 में से एक फॉइल से टकराकर वापस आ गईं। वापस? ये तो शॉकिंग है। बिल्कुल। रदरफोर्ड ने कहा था ये उतना ही शॉकिंग है जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर गोली चलाएं और वो रीबाउंड होकर वापस आ जाए। वाओ! तो इससे क्या पता चला? इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। करेक्ट। और बाकी एटम लगभग पूरा खाली है। तो रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम मॉडल दिया, पर एक मिनट, इसमें भी तो वही स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। तुमने फिर से फेटल फ्लॉ पकड़ लिया। रदरफोर्ड ने एटम का सही पिक्चर तो दे दिया, पर वो ये नहीं समझा पाए कि ये स्टेबल क्यों है। तो फिर हीरो की एंट्री हुई, नील्स बोर की। हाँ, नील्स बोर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा, व्हाट इफ द ओल्ड रूल्स डोंट अप्लाई इनसाइड एन एटम। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कुछ स्पेशल अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। और इन ऑर्बिट्स में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। एग्जैक्टली। नो एनर्जी लॉस, नो स्पाइरल, नो कोलैप्स, एटम इज स्टेबल। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. और ये सिर्फ एक रूल नहीं था, ये एक प्रिडिक्शन मशीन थी। बोर का मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता था कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n = 3 लेवल से n = 2 लेवल पर जंप करेगा तो किस रंग की लाइट निकलेगी। सच में? थ्योरी से एग्जैक्ट कलर? हाँ, थ्योरी के हिसाब से इन लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। जब इस एनर्जी को हम फॉर्मूला लैम्डा = hce से वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 658 नैनोमीटर्स। 658 नैनोमीटर्स। ये कौन सा रंग हुआ? ये विजिबल स्पेक्ट्रम में एक स्पेसिफिक रेड लाइट का वेवलेंथ है। और जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो हाइड्रोजन गैस से ठीक वही 658 nm वाली रेड लाइट निकली। इसे H अल्फा लाइन कहते हैं। अमेजिंग। तो ये पहला सॉलिड प्रूफ था कि ये क्वांटम लीप्स का आइडिया सच है। प्रिसाइसली। यहीं से हमें इस यूनिट के अगले टॉपिक्स की फाउंडेशन मिलती है। चलो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो मार्क्स कटलाती हैं। ओके। पहली गलती, स्टूडेंट सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं। ओह, तो ये सोलर सिस्टम वाली एनालॉजी 100% सही नहीं है। मतलब प्लैनेट तो कहीं भी ऑर्बिट कर सकता है पर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। बिल्कुल। करेक्ट आइडिया ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पर ही रह सकते हैं। याद रखने के लिए एक हुक है, इलेक्ट्रॉन्स टेक द स्टेयर्स, दे डोंट स्लाइड डाउन द रैंप। राइट, वो सीढ़ी के डंडों पर हो सकते हैं, बीच की ढलान पर नहीं। दूसरी गलती, किसी एटम को ज्यादा गर्म करने पर वो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट मतलब हॉटर कलर्स जैसे ब्लू या वायलेट इमिट करता है। ये तो लॉजिकल लगता है। ज्यादा हीट मतलब ज्यादा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को बड़ा जंप करना चाहिए जिससे ब्लू लाइट निकले। ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, टेम्परेचर एटम के स्ट्रक्चर को यानी उसकी सीढ़ी के डंडों की हाइट को नहीं बदलता। वो गैप्स फिक्स्ड हैं। अच्छा। टेम्परेचर सिर्फ ये अफेक्ट कर रहा है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा जंप्स, जिससे लाइट ज्यादा ब्राइट होगी पर उसका कलर वही रहेगा। गॉट इट। तो सोडियम को चाहे कितना भी गर्म करो वो येलो लाइट ही देगा, बस ज्यादा गर्म करने पर वो ब्राइटर येलो लाइट देगा। कलर एटम की आइडेंटिटी बताता है। Exactly. The phrase to remember is, color tells you the element, brightness tells you the temperature. अब इन आइडियाज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स देखते हैं। Okay. सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एटम्स आर स्टेबल बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मतलब एटम्स इसीलिए स्टेबल हैं क्योंकि एनर्जी पैकेट्स में आती जाती है, कंटिन्यूसली नहीं। ये तो पूरे चैप्टर का समरी है एक लाइन में। हाँ, एक फिजिकल जेस्चर से भी याद रख सकते हो। सोचो तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, तुम अपना पैर एक स्टेप पर रखते हो, फिर दूसरे पे। तुम अपना पैर 2 स्टेप्स के बीच हवा में नहीं रख सकते। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी इन स्टेप्स की तरह हैं। ठीक है, ये जेस्चर काफी हेल्पफुल है विजुलाइज करने के लिए। और एक एक्सट्रीम एसोसिएशन,
अगर क्वांटाइजेशन नहीं होता तो तुम्हारे एटम्स 1 सेकंड के खरबवें हिस्से में कोलैप्स हो जाते और तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्वांटाइजेशन ने ही तुम्हें बचाया है। वाओ, ये तो काफी ड्रामेटिक है, पर पॉइंट क्लियर हो गया। पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं और एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। दूसरा, क्लासिकल फिजिक्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाना चाहिए था। और तीसरा, इस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्वांटाइजेशन का आइडिया। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं जिससे वो कोलैप्स नहीं होते। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next one.